लड़ते रहे या मेथी कुकीस लड़े, हरियाणा में जाट नान जाट लड़े, पंजाब में सिख और पंजाबी लड़े, और यूपी के नेता में किसी के बेटा हो गया उसको भी कांग्रेस। हर चीज़ में कांग्रेस के ऊपर आप दोष लगाने के अलावा, आरोप लगाने के अलावा, इशारा करने के अलावा इन लोग ने क्या किया बता तो सही। किया 120 लोगों के साथ स्टार्ट हुआ, लाखों लाखों लोग वहाँ पहुँचे कश्मीर। राहुल जी चल रहे थे, सारे बीजेपी नेता चल रहे, आज भी चल रहे उन्हें। राहुल गांधी जी कभी पद के पीछे नहीं जाते, वो महात्मा गांधी जी है। दूसरा, उस समय में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ महात्मा गांधी जी लड़ते थे, अभी वेस्ट इंडिया कंपनी है, समाज जीतेगा। एक अंतिम सवाल साहब आपसे, श्रीनिवास बीवी एक लंबा संघर्ष करते हम आपको देखते हैं सड़कों पर, क्या इस बार 24 के चुनाव में अपने होम टाउन से लोकसभा जा रहे हैं क्या आप? नहीं, वो चुनाव हमने 543 सारे सीट में चुनाव लड़ रहे हैं और इंडिया चुनाव लड़ रहा है इस बार। आपकी बात? हाँ, वो पार्टी का ये है, हम पूरा देश में कांग्रेस सत्ता पे लाना है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी जी। इंडियन यूथ कांग्रेस में मुखरता से जो बात रखने की कला है, हर मुद्दे पर, देश के हर मुद्दे पर श्रीनिवास बीवी अपनी बात मुखरता से रखते हैं। कोरोना काल में एक और इनको चाहने वालों ने इनको नाम दिया ऑक्सीजन मैन ऑफ इंडिया, जो कोरोना काल में इनका काम रहा उसके बाद। लेकिन आज जो मुद्दा है मणिपुर, और आगे 2024 लोकसभा चुनाव पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इंडियन यूथ कांग्रेस और कांग्रेस किस रूप में आगे बढ़ रही है। श्रीनिवास बीवी जी, आपका बहुत स्वागत है। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आज जंतर मंतर पे मौन सत्याग्रह था कांग्रेस का, आप भी इंडियन यूथ कांग्रेस के साथ पहुँचे, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में निकल कर ये आ रहा है कि सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष जानबूझकर इस समस्या को तूल दे रही है और सरकार अपने तरीके से आधिकारिक रूप से काम कर रही है जिस व्यवस्था में काम करना चाहिए। देखिए, सरकार किस लेवल पे गिरी पड़ी है मणिपुर का इशू को लेके, लगभग 80 दिन हुआ। 70 दिन के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने एक बार 3-4 स्टेट में जो भी इंसिडेंट हुआ उसको लेके 36 सेकेंड में ख़त्म कर दिया। मणिपुर का इशू, अन्य 2-3 राज्य का इशू को लेके ख़त्म कर दिया। जो मेरे को ये हैरान हो गया वो उस बात को सुन के, नाक के नीचे। तो ये मणिपुर कहाँ है, पहले ये बताना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को। मणिपुर पाकिस्तान में है और चाइना में है, कहाँ है? इंडिया में तो है। वहाँ का जनता किस लेवल पे कैसे जी रहा है। 356 कैंप है, लगभग 50,000 के ऊपर लोग वहाँ जी रहे हैं। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ है, बूढ़ी माँ, ओल्ड एज लोग है, विधवा है। तो फादर है कैंप में, बेटा है कैंप में, बेटी है कैंप में। वो स्थिति तो कोई वो सोच ही नहीं सकता है, ना कोई आ सकता है ना जा सकता है। वहाँ का स्थिति क्या है, तो इसको मजाक बना के रख दिया ये सरकार ने। दुख हो जाता है एक बार वहाँ जाए। राहुल गांधी जी ने गए वहाँ, राहुल जी गए, वहाँ का स्थिति उनके बात सुने, पीड़ित लोग के साथ बैठे, खाना खाए, उनका दर्द बताया, इंसिडेंट कैसे हुआ, क्या हुआ, सरकार क्या कर रहे थे, सारे बात लोग ने बताया। तो इतने दिन के बाद भी वो लोग क्या कहना चाहते हैं, हम दाल चावल खाने के लिए यहाँ नहीं रहना है, हम अपनी जीवन जीना है, जो लोगों के साथ, अपने गांव में, अपने लोगों में, रिश्तेदार के साथ। बच्चे का कहना है मेरा स्कूल जाना है, मेरा स्कूल नहीं है, मेरा दोस्त नहीं है। मीन्स वो लोग कहाँ जा सकते हैं। राहुल गांधी जी ने कल एक ट्वीट किया कि सरकार की निष्क्रियता की वजह से मणिपुर आज जल रहा है, जिसके जवाब में सत्ता पक्ष की तरफ से ये हमला हुआ कि मणिपुर गठन के बाद से ही मैतेई और कुकी नागा समुदाय के बीच का जो संघर्ष है या जो विवाद है उसको
को कांग्रेस ने अपने फ़ायदे के लिए और सत्ता में लंबा बने रहने के लिए छोड़ दिया, जिसका परिणाम आज मणिपुर जलने के रूप में देश देख रहा है। वह सरकार किसकी है? बीजेपी का सरकार है। केंद्र में किसका सरकार है? बीजेपी का सरकार है। तो दोनों जगह इन्हीं का है, मंत्री संतरी सारे इनका है। तो कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस वहाँ जनता का सेवा करने का काम किया, ये माँ शब्द भूल गया। नरेंद्र मोदी जी महाराष्ट्र में जाता है, मध्य प्रदेश में जाते हैं, वहाँ एनसीपी को लेके बात करता है, और यूएस में जाता है, महंगाई के बारे में बात नहीं करते, मणिपुर का भूल गया है। अरे नरेंद्र मोदी जी, याद तो करना चाहिए, महंगाई के नाम पे दुनिया भर के लोग ने डंका बजाया 14 में, अभी क्या हालत है उसके बारे में ना इनका कोई एक, इनका 70 दिन के बाद स्मृति ईरानी एक ट्वीट लगाने से हो गया, एक ट्वीट। हाँ, लेकिन सत्ता पक्ष का ये भी कहना है कि मालदा में आदिवासी महिलाओं के साथ जो निर्वस्त्र करके जो जघन्य अपराध हुआ, हाथापाई हुई, या बेगूसराय कल की घटना है, पटना में जिस तरीके से महिलाओं को अपमानित किया गया, या राजस्थान में एक मंत्री को सिर्फ इसलिए बर्खास्त कर दिया जाता है मंत्रिमंडल से कि वो सरकार के खिलाफ बोलते हैं। तो स्मृति ईरानी से लेकर अनुराग ठाकुर तक ने सबने ये कहा कि विपक्ष अपना घर देख नहीं रहा, और जिस आग को सरकार बुझाने की कोशिश कर रही है उसमें घी डाल रहा है, पेट्रोल डाल रहा है, और सिर्फ राजनीति अपनी साध रहा है। देखिए, ये लोग इस मामला को पहले ही वीक में अंदर ख़त्म करते था, आज कोई उसके बारे में बात ही नहीं करता था। सब कुछ उनके हाथ में है। वहाँ का जो लोग है, एक्स आर्मी सर्विस मैन है, वो लोग कह रहे हैं सरकार चाहता था ये आधे घंटे में ये मामला ख़त्म हो जाता था, वो लोग नहीं चाहते हैं। इनका काम है, इनका सोच है, आपस में लड़ाने का सोच है, कैसे ही लड़ाते रहे। या मेथी कुकीस लड़े, हरियाणा में जाट नान जाट लड़े, पंजाब में सिख और पंजाबी लड़े, और कोई जाति लड़े, इनका पूरा देश भर इनको आपस में लड़ाने के अलावा इनको कोई सोच ही नहीं है, कोई विजन नहीं है। कोई इतने दिन के बाद में भी अभी भी ये लोग दिल्ली में कांग्रेस के ऊपर, हर चीज़ में कांग्रेस, बीजेपी के नेता में किसी के बेटा हो गया उसको भी कांग्रेस है, हर चीज़ में कांग्रेस के ऊपर आप दोष लगाने के अलावा, आरोप लगाने के अलावा, इशारा करने के अलावा इन लोग ने क्या किया बता तो सही। हर चीज़ में नेहरू जी का, बेरोजगारी नेहरू जी, महंगाई उसको सोनिया जी, हर चीज़ में कांग्रेस नेता को आपने ब्लेम कर रहा है। तो आप लोग अभी सत्ता में बैठ के क्या कर रहे हैं? 2024 के लिए एक गठबंधन हुआ जिसकी परिणति हमने बेंगलोर में देखी, और उससे पहले की बैठक बिहार में हुई। दो सवाल इससे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो इंडिया गठबंधन बना, जैसा राहुल गांधी कहते हैं आइडिया ऑफ इंडिया, तो जो इंडिया गठबंधन है वो राहुल गांधी या कांग्रेस के आइडिया ऑफ इंडिया के अनुरूप है, और क्या दो है? क्योंकि पीछे भूतकाल में कई गठबंधन हमने यूपी में देखे, दूसरे राज्यों में देखे, चुनाव के बाद वो गठबंधन चले नहीं, अगर मन अनुरूप परिणाम नहीं आया तो गठबंधन चलेगा। और आइडिया ऑफ इंडिया इस समय में देश का लोकतंत्र बचाना है, संविधान को बचाना है, तो सारे अपोजिशन इकट्ठा हो रहा है। देश को बचाना है तो इकट्ठा होना है, नहीं तो ऑप्शन नहीं है। राहुल गांधी जी एक विजनरी लीडर है। जो पदयात्रा निकला, भारत जोड़ो पदयात्रा, वो भी मकसद लेके निकला, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, नफ़रत हिंसा हो, और साथ में जो करप्शन, तमाम इशू को लेके गया। यही बीजेपी वाले ने क्या क्या बातें किया। 120 लोगों के साथ स्टार्ट हुआ, लाखों लाखों लोग वहाँ पहुँचे कश्मीर। राहुल जी चल रहे थे, सारे बीजेपी नेता जल रहे, आज भी जल रहे हैं वो लोग। राहुल जी को कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उनका व्यक्तिगत उनको इमेज को डैमेज करने के लिए हज़ारों करोड़ लगा दिया है। 2014 से आज तक लगा रहा है। राहुल जी क्या नेता है, लोगों को, देश का जनता के दिल में है। अभी ऐसे ऐसे बड़े बड़े नेता लोग ने राहुल जी का समर्थन, उनका काम को लेके, उनका
प्रशंस किया है। और सबसे ज़्यादा इस समय में जन लोकप्रिय नायक कोई है वो राहुल गांधी जी है। कभी ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली तो आने वाले 8 साल और फिर उसके बाद देखिए, राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य। राहुल गांधी जी हमेशा इस देश के लिए सोचा है। इस देश का गरीब, किसान, मजदूर, सभी वर्ग, सभी समाज के बारे में सोचता है राहुल गांधी जी। भले किसान आंदोलन के समय सबसे पहले सरकार को जगाने का काम हो, कोरोना काल में 12 फरवरी को सरकार को जगाने का काम हो, जानलेवा नोटबंदी हो, गब्बर सिंह टैक्स हो और लैंड एक्विजिशन के समय पे हो, कोई ऐसे इशू पे सबसे गलत को आवाज़ उठा के सरकार को जगाने का कोई लीडर किया है वो राहुल गांधी जी है। अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है फिर राहुल गांधी जी बोल दिया ना, वो तपस्वी आदमी है, वो व्यक्ति नहीं है, वो शक्ति है। उसको कोई प्रधानमंत्री बनना है तो वो 14 में बन सकता था, 2-2 बार। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए कोई त्याग का परिवार है, वो गांधी परिवार है। राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, इन लोगों के लिए पिछले 35 साल कोई उनके परिवार में पद में नहीं है। एक पद में है तो बता दीजिए। बीजेपी ने जब अभी एआईसीसी प्रेसिडेंट भी छोड़ दिया। बीजेपी देश का सारे करप्ट लोगों को उनके पार्टी में शामिल करा रहा है। उनका जो वॉशिंग मशीन है उसमें एक बार वॉशिंग मशीन में डालेगा, बाद में उसका फेयर एंड लवली डाल दिया, सफ़ेद हो गया, आदमी वहाँ का क्लीन चिट मिल जाएगा। और अपोजिशन लीडर्स को ये लोग ने इंस्टीट्यूशन को लेके डराने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी कभी पद के पीछे नहीं जाते हैं। वो महात्मा गांधी जी है दूसरा। उस समय में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ महात्मा गांधी जी लड़ते थे, अभी वेस्ट इंडिया कंपनी है, हम दो हमारे दो, उनके खिलाफ राहुल गांधी जी आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, मेरा ये आपसे सवाल है कि जब बीजेपी इस देश की सत्ता में आई 2014 से पहले 2012 के दौर में एक नारा बहुत प्रबल हुआ और देश भर में छाया रहा, कांग्रेस मुक्त भारत। 2024 के लिए एक गठबंधन हुआ इंडिया करके, जो मेरी समझ कहती है कि 285 सीट ऐसी है जहां पे दूसरे विपक्षी पार्टियां हावी हैं, जिस तरीके से सपा है या टीएमसी है और शरद पवार की पार्टी है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। 210 सीटें ही ऐसी बची हैं जिसमें आप बात जिक्र कर लीजिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, वहाँ पर नेक टू नेक फाइट है, 1-to-1 फाइट है आपका कांग्रेस और बीजेपी की। आपके ही वरिष्ठ नेताओं ने, पी चिदम्बरम साहब ने बोला था कि विपक्षी एकता को अगर धरातल पर उतारना है तो 1-to-1 फाइट होगी। क्या आपको लगता नहीं है इस गठबंधन के बाद जो राष्ट्रीय पार्टी जो एकला चलो की रणनीति पर काम करती थी वो सिकुड़ जाएगी? देखिए, बिहार है एग्जाम्पल, बिहार में गठबंधन है, क्यों तो 3-3 पार्टियां हैं। राजस्थान में कोई गठबंधन नहीं होगा, वह ये डायरेक्ट 2 पार्टी के आपस में लड़ाई है। लेकिन आपके साथ ही आप उनकी कहाँ पंजाब है, दिल्ली में हमने उनको ये नहीं कर रहे, तो उनका भी कहाँ मजबूत है, वहाँ सीट शेयरिंग का जो बड़े लोग हैं वहाँ बैठ के वो उसका डिसाइड करेगा। बट बीजेपी ने जो बोलते भारत कांग्रेस मुक्त भारत के बात किया इन लोग ने, आज क्या है, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक कांग्रेस पार्टी रहेगा। किसी के हाथ से इस कांग्रेस पार्टी को मुक्त भारत नहीं कर सकते। बीजेपी ने अच्छे दिन का बात किया, अच्छे दिन कहाँ हैं? अच्छे दिन का भाव आपको पता है, 60 रुपये का पेट्रोल 110, 400 रुपये का सिलेंडर 1200, अभी चीनी, तेल, दाल 60 रुपये का दाल 200, तेल, हर चीज़ में बीजेपी है तो महंगाई है, बीजेपी है तो बेरोजगार है, बीजेपी है तो करप्शन है, बीजेपी है तो नफरत है। देश के कई ऐसे वर्ग लोगों को नफरत करती है इन लोग ने। तो ये लोग बोल बचन बोलने के अलावा इनके पास कुछ है नहीं है। आप कितने भी बोलो, कांग्रेस पार्टी है, काम पे विश्वास करता है। अभी कर्नाटक में जो शुरुआत हुआ है वो आने वाला 5 राज्यों का चुनाव में आपको उसका नतीजा देखने को मिलेगा। 2014 में मोदी साहब ने झोला लेके आया था, अभी 24 में उसी झोला को दे रहा है। मोदी साहब डिसाइड करना है, नीरव मोदी के साथ जाना, मेहुल चोकसी के साथ जाना, ललित मोदी के साथ जाना, ये सारे इसके पीछे यही 3 मोदी, ये कारण
राहुल जी ने पार्लियामेंट में सवाल पूछा, भैया वो 20,000 करोड़ किसका है सेल कंपनी में, तो बता दो देश का जनता को। आप उसके हवाई जहाज में जा रहे हैं, कितने बार गया, कौन से कंट्री पे गया, कितने उसको लाभ पहुंचाया, इसके बारे में बता दो। तो बताने से तुरंत जो डिफॉर्मेशन केस में इस तरीके का जो हुआ है पहली बार देखने को और सुनने को मिल रहा है। जो भी स्टे था केस को वैकेंट हो जाता है, शॉर्ट नोटिस हो जाता है, तुरंत जजमेंट होगा, 15 दिन में घर छीनेगा। अब बता दो कितने लोग अभी भी 1-1 साल 2-2 साल से घर के उनका के पुराने साथी आज़ाद साहब, उनका भी घर नहीं, तमाम लोग हैं, उन लोगों का घर क्यों नहीं ले रहा है? हाँ, राहुल जी को ही क्यों? इस पे क्लियर साफ साफ दिख रहा है, देश का जनता भी समझ में आ गया। ये लोग सोच रहे हैं इनके पास जो भी झूठ था, जुमला था, सारे हो गया, इनके पास बचा क्या है? प्रहलाद जोशी ने अभी संसद में सतपाल मलिक जी भी इनका ही गवर्नर, जो पुलवामा अटैक को लेके क्या बयान दिया है, पूरा देश भर बोला है वो। और इनका सुब्रमण्यम स्वामी को अभी पिछले 2-3 दिन से पहले एक पत्रकार आप साथी ने पूछा, सुब्रमण्यम स्वामी जी आप दोबारा नरेंद्र मोदी जी को पीएम देखना चाहते हैं क्या? बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, इस तरीके का फेल्यूर प्रधानमंत्री वापस नहीं आना। ये बात मेरा नहीं है, सुब्रमण्यम स्वामी इनका राज्यसभा मेंबर का बात है। जो अलायंस है एनडीए में कौन कौन है, इतनी बुरी बुरी गाली दिया पीएम को, इनके पार्टी को, वो लोगों को पैर पकड़ के नंबर बढ़ाने के लिए उनको अलायंस एनडीए में उसको पैर पकड़ के ला रहा है। हाँ, मीन्स इनको डर हो गया ना। बिहार में जो अपोजिशन पार्टी का मीटिंग होने के बाद इनको डर पैदा हो गया है। प्रहलाद जोशी जी ने अभी संसदीय कार्य मंत्री है, उन्होंने बोला कि ज़रूरी नहीं है कि हर बात में आकर पीएम मोदी संसद में जवाब दे। डिप्टी लीडर है राजनाथ सिंह, वो सुनेंगे और जवाब भी देंगे। प्रधानमंत्री और सरकार के और भी कार्य हैं और हर प्रधानमंत्री का काम क्या है ये तो बता दे। प्रधानमंत्री का काम क्या है ये बता दे। ओनली विदेश घूमना है क्या? ठीक है, विदेश नीति आप मजबूत कर रहे हैं। कितने कंपनी आया इस देश में, कितने इन्वेस्ट हुआ है, कितने जॉब क्रिएशन हुआ ये तो बता दो। अब तो 150 कंट्री घूम के आया, अच्छी बात है, पीएम साहब वहाँ दौरा करके आया, कितने लोगों को साथ में लाया, कितने नौकरी देने का दूर की बात है, इन लोग नौकरी छीनने का काम किया। जानलेवा नोटबंदी ले आए तो तब क्या बोला, उसमें चिप लगाएगा, फला लगाएगा, इनके सारे टीवी वाले, इनके 4 गोदी मीडिया वाले कुछ भी बोल देते। हाँ, क्या हो गया? और उस पर क्या बोला नरेंद्र मोदी जी, खुद क्या कहे थे, ये इससे करप्शन हमने बंद करेंगे, इससे क्या होगा, आतंकवादी को बंद करेंगे। फिर कहाँ हो गया, बंद क्यों किया नोट को? आप मुख्यमंत्री मणिपुर के एन बीरेन सिंह का इस्तीफा लगातार मांग रहे हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि नैतिकता और सैद्धांतिकता की बात विपक्ष ना ही करे तो बेहतर है, वो पहले अपने में झांके कि नैतिकता और सैद्धांतिकता कितनी बची। सुनिए, इस देश में 2 कानून है, सारे बीजेपी वाले को ये कानून है, अपोजिशन वाले को ये कानून है, पहला चीज़। दूसरा, किसी बीजेपी व्यक्ति को बचाना है, वो कितने भी घोर अपराधी हो उसको बचाना। कुलदीप सेंगर उन्नाव का जो अत्याचार किया, बाद में उसको साक्षी को किस तरीके के हत्या किया, फिर भी उसको बचाते रहे इन लोग ने। हाँ, वो उसका आप देख लीजिए, यानी किसी को भी वो जो किसानों के ऊपर कुचलने का काम किया, तो जो देश का जो वो मिनिस्टर है स्टेट, उसका बेटे को बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। मीन्स अपने लोगों को बचाने के लिए चिन्मयानंद स्वामी, वो जो भी हो इनका बीजेपी का, वो जो भी गलत करेगा, अपराधी हो, उसको कोई चिंता नहीं है। ब्रिजभूषण शरण सिंह पे दिल्ली पुलिस ने राउस एवेन्यू कोर्ट को ये कहा कि हम कोर्ट की विवेचना और विवेकशीलता पर छोड़ते हैं कि आपको जमानत देनी है कि नहीं, हम इसकी खिलाफत नहीं करेंगे। देखिए, देश के लिए, देश का सम्मान बढ़ाने में
देश का नाम को रोशन करने में दिन भर रात मेहनत करके ओलंपिक में मेडल लाया है। कोई एक स्टेट के में खेला खिलाड़ी नहीं है ये लोग। ये ओलंपिक में मेडल लाना कोई सोच सकता है? आप उनको धरना प्रदर्शन करने तक नहीं दिया है। हाँ, किसान नाक के नीचे एक साल धरना प्रदर्शन में बैठे, तब तक ये लोग ने डंका बजा रहे थे कानून बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जब 700 किसान शहीद हुआ तब पता चला इन लोगों को, अरे भाई कानून में थोड़ा गड़बड़ी है। ये बात राहुल जी सबसे पहले बोले। अरे भाई ये देश कैसे चलता है, आज तक इस देश को समझ नहीं पाया। बीजेपी वाले ने इस देश का जो रीढ़ की हड्डी है, इस देश का अन्नदाता है, उनको तक नहीं छोड़ा इन लोग ने। जो अडानी अंबानी जॉब क्रिएट नहीं कर सकता है, आप इस देश का स्ट्रक्चर को समझ लो। ये देश चलता है किसानों से चलता है, छोटे छोटे बिजनेसमैन से चलता है। तो आप उनको खत्म कर दिया तो कहाँ से होगा? जो मनरेगा कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा दिया, वो मनरेगा वजह से देश को बचाने का काम कब हुआ? जब कोरोना काल में जो एक साल लोग कैसे जिया है ना, वो बिकॉज ऑफ मनरेगा के वजह से देश का आर्थिक स्थिति बचाने का काम हुआ है। उसमें 2024 के चुनाव के मुहाने पर देश खड़ा है। आप इंडियन यूथ कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। किस रूप में इंडियन यूथ कांग्रेस की मदद करने वाली है सत्ता वापसी में? देखिए, भारतीय युवा कांग्रेस का नेशनल कन्वेंशन होने जा रहा है बेंगलुरु में 26, 27, 28 को। वो बेहतर भारत की बुनियाद 3 दिन का कन्वेंशन है। उसमें तमाम रोड मैप हम लोग ने आने वाले दिन में रोड घर घर तक जाने का और तमाम ऐसे इशू को लेके जाने का, बेरोज़गारी हो, महंगाई हो, नफ़रत हिंसा हो, करप्शन हो, तमाम मुद्दे पे लेके जाएंगे, लोगों के पास बैठेंगे, लोगों को कन्विंस करने का काम। इस देश को 30 साल पीछे लेके जाने का काम कोई किया है, वो बीजेपी ने किया है। 70 साल में जो भी कांग्रेस ने इस देश को मजबूत बनाया था, फैक्ट्री हो, रेल हो, एयरपोर्ट हो और तमाम ऐसे डैम हो, इंस्टीट्यूशन हो, इंजीनियरिंग, मेडिकल, तमाम, बीजेपी सत्ता पे आने के बाद उसको सेल करने के अलावा, नाम चेंज करने के अलावा कुछ भी नहीं किया है। ये एक डैम बता दे बीजेपी वाले, ये एक फैक्ट्री बता दे, ये एक ऐसे यूनिवर्सिटी बता दे, इस देश के लिए किया है। सारे प्रधानमंत्री पब्लिक सेक्टर को बढ़ाने का काम किया है। ये एक ऐसा प्रधानमंत्री है, सारे पब्लिक सेक्टर को सेल करने का काम किया है। इंडिया जीतना है, इंडिया जीतेगा, बेरोज़गारी जीतेगे। बेरोजगारी है। हाँ, बेरोज़गारी के किस लेवल पे इन लोग ने लेके आया तो उसको हराना है। इंडिया जीतेगा तो बेरोज़गारी हारेगा, इंडिया जीतेगा तो महंगाई हारेगा, इंडिया जीतेगा तो नफ़रत हिंसा हारेगा, इंडिया जीतेगा तो लोकतंत्र जीतेगा, इंडिया जीतेगा तो संविधान जीतेगा, इंडिया जीतेगा तो किसान जीतेगा, इंडिया जीता है तो सभी वर्ग सभी समाज जीतेगा। एक अंतिम सवाल साहब आपसे, श्रीनिवास बीवी एक लंबा संघर्ष करते हम आपको देखते हैं सड़कों पर। क्या इस बार 24 के चुनाव में अपने होम टाउन से लोकसभा जा रहे हैं क्या आप? नहीं, वो चुनाव हमने 543 सारे सीट में चुनाव लड़ रहे हैं और इंडिया चुनाव लड़ रहा है इस बार। मैं आपकी बात, हाँ, वो पार्टी का ये है, हम पूरा देश में कांग्रेस सत्ता पे लाना है। मैं जो पार्टी का आदेश होगा उसके बाद हम देखते हैं। अभी हमारे को देश को बचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। ये हमारे साथ थे राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन यूथ कांग्रेस के श्रीनिवास बीवी जी। तमाम मुद्दों पर बात रखी और यूथ कांग्रेस का आगे क्या रणनीति है इस पर भी चर्चा की। कैमरामैन सुमित के साथ मैं राकेश मोहन सिंह, नेक्स्ट टाइम न्यूज़ के लिए धन्यवाद।